डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी कूलाम के नियम और उसके पहले चर्चा करी आवेश पर। आज हम लोग अगला वीडियो लेकर आए हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र को पढ़ने से पहले एक दो और अन्य क्षेत्रों पर हम चर्चा करें, थोड़ा सा इसको समझना आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में आप सब पढ़ते हो गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल एरिया, गुरुत्वीय क्षेत्र आप सबने पढ़ा होगा। पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित सीमा तक पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र पाया जाता है। पृथ्वी अपने द्रव्यमान के कारण जितने क्षेत्र तक किसी अन्य द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उतने क्षेत्र में पृथ्वी क्या पाया जाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र। जैसे यहां तक कोई वस्तु है एम द्रव्यमान की, तो पृथ्वी अपने द्रव्यमान के कारण इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, यहां से आकर्षित कर लेगी, यहां से आकर्षित कर लेगी। लेकिन यदि कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर हो तो फिर पृथ्वी उसको आकर्षित नहीं कर पाती। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हो, पलायन वेग वाला, कि यदि कोई वस्तु पलायन वेग से फेंक दी जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाती है, फिर वो लौट करके नहीं आती। तो कहने का मतलब ये कि जहां तक पृथ्वी अपने द्रव्यमान के कारण किसी दूसरी द्रव्यमान युक्त वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उतने क्षेत्र में क्या पाया जाता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र। इसी तरह आप लोग मैग्नेट पढ़ते हो, जैसे चुंबक होता है। यदि आप सबने पढ़ा है कि चुंबक, दो चुंबक है, यदि आप लोग सेम पोल से पास में लाते हो तो क्या होता है, ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं, दूर भगते हैं। यदि अपोजिट पोल से पास में लाते हो तो क्या होता है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि चुंबक कहीं पर भी रखे होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे या प्रतिकर्षित कर लेंगे, एक निश्चित सीमा तक, है ना। अब पता चले एक चुंबक कहीं रखा है, दूसरा चुंबक उससे कहीं बहुत दूर रखा है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो जहां तक जैसे कोई एक चुंबक है, चलिए अब आगे इस पर चर्चा करें। तो देखिएगा, एक मिनट, जैसे मान लीजिए एक ये चुंबक है, मान लेते हैं ये इतनी सीमा तक, यहां तक, यहां तक ये उसकी सीमा हो गई। यहां तक ये क्या कर पा रहा है कि यदि कोई दूसरा चुंबक है उसको आकर्षित कर पा रहा है या प्रतिकर्षित कर पा रहा है, डिपेंड करेगा कि दूसरा चुंबक किस पोल के अकॉर्डिंग पास में ला रहे हैं हम लोग। तो मतलब कहने का, यदि कोई दूसरा चुंबक हम यहां पर लेकर के आ गए, या मान लीजिए कोई दूसरा चुंबक ऐसे लेकर के आ गए, तो होगा क्या कि अब मान लीजिए, अच्छा पहले सपोज कर लेते हैं कि यही दोनों यहां अंदर नहीं थे, यही दोनों यहां बाहर थे, ये दोनों यहां बाहर रखे हुए थे। देखिए ये जो बीच में हमने ये लाइन खींच रखी है, मतलब इस चुंबक का यहां तक प्रभाव काम कर रहा है, इस लाइन के बाहर आउटर साइड पर यहां पर इसका प्रभाव काम नहीं कर रहा है। तो इसके बाहर यहां पर ये वाला, अच्छा वैसे क्या होगा, देखिए इस वाले की बात करें तो साउथ और नॉर्थ है ना, तो क्या होगा, ये इसको आकर्षित करेगा। इस वाले की बात करें तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो आकर्षित या प्रतिकर्षित कब कर पाएगा ये चुंबक, इन चुंबक को कब आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाएगा, जब ये दोनों के दोनों इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में होंगे, ठीक है। अगर इससे बाहर होंगे
तो ये ना ही इसको आकर्षित कर पाएगा ना ही इसको प्रतिकर्षित कर पाएगा। मतलब कहने का कि कोई एक चुंबक किसी दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पा रहा है तो एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित परिधि तक। तो जहां तक ये चुंबक इन दोनों चुंबकों को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पा रहा है, वो उतना क्षेत्र आपको क्या कहलाएगा, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। कुछ समझे? तो किसी चुंबक, अब इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक का प्रभाव पाया जाए। ठीक है, कैसा प्रभाव, कि किसी दूसरे चुंबक को आकर्षित कर सके या प्रतिकर्षित कर सके, या कोई अन्य चुंबकीय वस्तु हो उसको आकर्षित कर सके, तो वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। इसी तरह अब इसी तरह हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है जरा देखिए। वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो पाया जाता है किसी आवेश के चारों तरफ, किसी आवेश के चारों तरफ। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश का प्रभाव पाया जाए। जैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या था, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव पाया जाए। ऐसे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का प्रभाव पाया जाए। कैसा प्रभाव, जैसे मान लें इस आवेश का प्रभाव यहां तक है, एक, जैसे इस आवेश का प्रभाव मान लें यहां तक काम कर रहा है, यहां तक, ये उसकी परिधि हो गई। तो होगा क्या, ये आवेश, अब मान लीजिए इस परिधि के बाहर, इस परिधि के बाहर हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ रहा है और एक निगेटिव चार्ज लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो वैसे हम लोग जानते हैं कि सजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, विजातीय होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को दूर भगाएगा और इस निगेटिव को आकर्षित करेगा, पास बुलाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कि कहीं से भी प्रतिकर्षित कर देगा, कहीं से भी आकर्षित कर लेगा, उसकी एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है। कैसी सीमा, जरा ध्यान दीजिए। ये जो हमने लाइन खींच रखी है, तो देखिए अगर इस लाइन के बाहर हमने मान रखा है कि इस आवेश का प्रभाव यहां तक काम करेगा, तो प्रभाव कैसा होगा उसको जरा समझिए। जैसे अब इस लाइन के बाहर ये दोनों आवेश हम लेकर के आए हैं, तो इस आवेश का प्रभाव इन पर काम नहीं करेगा, ना ही ये इसको प्रतिकर्षित कर पाएगा, ना ही ये इसको आकर्षित कर पाएगा। लेकिन जैसे ही इन दोनों को हम इधर लेकर के आते हैं, अंदर लेकर के आते हैं, मान लीजिए यहां पर आ गया आपका ये पॉजिटिव और यहां पर आ गया आपका ये निगेटिव, अब क्या होगा, अब ये वाला आवेश क्या करेगा, इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा, वो सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला आवेश इस वाले को क्या करने लगेगा, दूर भगाने लगेगा, प्रतिकर्षित करने लगेगा, और इस वाले को क्या करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा। कुछ समझे? मतलब ये हुआ, आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो, किसी आवेश के, चलिए इसको और ऐसे कर दे, मान लीजिए पूरा, ठीक, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह आवेश किसी अन्य आवेश को या तो प्रतिकर्षित कर सके या तो आकर्षित कर सके, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। एक बार फिर समझिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह किसी अन्य आवेश को या तो प्रतिकर्षित कर सके या तो आकर्षित कर सके। डिपेंड करेगा कि जो दूसरा आवेश हम लेकर के आ रहे हैं वो आवेश किस नेचर का है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो या प्रतिकर्षित कर देगा या तो आकर्षित कर लेगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन हमने बना दी। तो देखिए एक डेफिनेशन क्या थी वैद्युत क्षेत्र की, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव पाया जाए, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। या किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें वह किसी अन्य आवेश को या तो प्रतिकर्षित कर सके या तो आकर्षित कर सके। अब अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन देना चाहें तो क्या बन सकती है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये आवेश इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, यही आवेश इसको आकर्षित कर रहा है। अब अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहे तो क्या कह सकते हैं, ये वाला आवेश खुद को प्रतिकर्षित होता हुआ महसूस करेगा और ये वाला आवेश खुद को आकर्षित होता हुआ महसूस करेगा। मतलब आप अगर इनके हिसाब से डेफिनेशन देना चाहो तो आप ये दे सकते हो
कि किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या तो प्रतिकर्षित होता हुआ महसूस करे खुद को और या तो आकर्षित होता हुआ महसूस करे, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जहां तक किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र होगा वहां तक उसका प्रभाव पाया जाएगा, उसके बाहर उसका प्रभाव नहीं पाया जाएगा। जैसे अभी हमने चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा की, जहां तक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा वहां तक उसका प्रभाव काम करेगा। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र जहां तक काम करेगा वहां तक उसका गुरुत्व भी काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अब देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने अपने समझने के लिए ले लिया था। वैसे होता क्या है, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। तो डेफिनेशन जरा मैं लिख दूं, किसी आवेश के चारों ओर का, या आप कह सकते हैं आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव पाया जाए, मौजूद हो, कुछ भी लिख सकता है। मतलब जितने क्षेत्र तक वह अन्य आवेश को, जहां तक वह, ठीक है कुछ चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं, खाली बोले दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए। जहां तक वह, जितनी सीमा तक, जिस परिधि तक वह अन्य आवेश को प्रतिकर्षित कर सके या आकर्षित कर सके, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? अच्छा, होता क्या है, हमने पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करने के लिए ले लिया था। वैसे होता क्या है फिजिक्स में, जो हम लेकर के आते हैं आवेश को, वो लेकर के आते हैं एकांक धनावेश क्यू नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। और जिस आवेश, अच्छा देखिए, आवेशों को दो प्रकार के नाम दिए गए हैं। एक को कहा गया है, वो धनावेश ऋणावेश तो होते ही होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज। और एक को बोलते हैं हम लोग परीक्षण आवेश। कैसे, किसको क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिस आवेश के वैद्युत क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं, या जिस आवेश के प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है स्रोत आवेश। ठीक है, और जिस आवेश को हम लेकर के आते हैं परीक्षण के लिए, जिस आवेश की मदद से हम परीक्षण करते हैं, जिस आवेश को ला करके, वो हमारा क्या कहलाता है? परीक्षण आवेश। ये हो गया हमारा स्रोत आवेश, ये हमारा हो गया परीक्षण आवेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे यदि हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की, तो वैद्युत क्षेत्र जो है इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और सदिश रूप में, क्योंकि एक सदिश राशि है, सदिश रूप में हम लोग इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हम थोड़ा चर्चा करें इसकी दिशा की, आगे अभी बहुत चर्चा करेंगे। आगे अभी हमें टॉपिक पढ़ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें हम लोग बहुत डिटेल में सब चर्चाएं करेंगे। वैसे दिशा क्या होती है इसकी, पॉजिटिव के लिए जो होती है दिशा, वो होती है पॉजिटिव से दूर की ओर, धनावेश से दूर की ओर। ठीक है, और निगेटिव के लिए बात करें तो निगेटिव की तरफ ये इसका डायरेक्शन होता है। अभी नहीं समझ में आएगा, आगे अभी हम चर्चाएं करेंगे, वहां पर ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चर्चा बाद में करेंगे, उसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की चर्चा कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस कह लीजिए, फोर्स लाइंस कह लीजिए, दोनों नाम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस,
वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। हाई स्कूल में आप लोग पढ़ के आओ, चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। देखिए क्या होता था, आपने पढ़ा था, डेफिनेशन क्या होती थी, किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने का काम करते हैं। ऐसे यहां पर भी ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, कैसी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक, काल्पनिक रेखाएं या काल्पनिक वक्र भी कह देते हैं इनको। और इनका काम क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताने, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताने। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किस ओर है, उसको कौन बताता है, वो बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जैसे हाई स्कूल में आपने चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ी थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती थी, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ में एंट्री करती थी, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंट्री करती थी। अंदर क्या होता, साउथ से नॉर्थ जाती थी, पढ़ा था आपने। और एक पॉइंट पढ़ा था, एक तो काम इनका था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना, एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ऐसे ये भी, ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, कभी एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों नहीं काटती हैं, इस पर चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, पहली बात तो ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं, और ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लें, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये किस प्रकार बताती है, जैसे आपको ध्यान होगा चुंबकीय बल रेखाओं में आपने पढ़ा था, यदि उनके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें, स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ऐसे इनका भी काम है, मिलता जुलता वही, मिलती जुलती वही कहानी है लगभग लगभग। अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ये सिंपल लगेगा। जैसे मान लें कोई वैद्युत क्षेत्र ये आगे की ओर जा रहा है, ठीक है, इसमें ये कोई हमने वैद्युत क्षेत्र रेखा ले ली। अब मान लें कि इस पर कुछ पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, हमने मान लिया। अब इस पॉइंट के हिसाब से मान लें हमने एक स्पर्श रेखा ये खींची, इसके हिसाब से मान लें स्पर्श रेखा ये खींची, इसके हिसाब से मान लें स्पर्श रेखा ये खींची। तो जिस दिशा में स्पर्श रेखा की दिशा है उसी दिशा में आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। स्पर्श रेखा इधर जा रही है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, स्पर्श रेखा ये आ रही, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, स्पर्श रेखा ये जा रही तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसे बता पाती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देने से वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करता है, अब क्यों नहीं काटती हैं उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग जरा देख लेते हैं ये कैसे क्या चलती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करें कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट चार्ज है, जैसे मान लें कोई सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एकल धनात्मक बिंदु आवेश है। ठीक है, मान लेते हैं ये, इससे जो बल रेखाएं होती हैं वो निकल के जाती है अनंत की तरफ। कहां जाएंगी, पॉजिटिव से निकलकर अनंत की तरफ। इस तरह से तो किसी एकल बिंदु धनात्मक आवेश के लिए की दिशा क्या होती है, आवेश से अनंत की ओर। ऐसा क्यों होता है अभी चर्चा कर रहे हैं। और यदि हम बात कर लें
सिंगल निगेटिव की। सिंगल निगेटिव में इसका जस्ट अपोजिट होता है, अनंत से आएंगी आवेश की तरफ, अनंत से आएंगी आवेश की तरफ। अनंत से आएंगे आवेश की तरफ, अनंत से आवेश की ओर। अनंत से आवेश की ओर। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए उसको ऐसे समझ सकते हैं। मैंने अभी पीछे क्या बताया था कि परीक्षण के लिए हम लोग परीक्षण आवेश के रूप में एकांक धनावेश क्यू नॉट को लेकर के आ जाता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमने यहां पर ये क्यू नॉट ले लिया, यहां भी मान लीजिए क्यू नॉट रखा है, यहां भी मान लीजिए क्यू नॉट, ऐसे सभी सभी जगह क्यू नॉट है। तो अब आप सब लोग जानते हो कि सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये भी पॉजिटिव और जो लेकर के आए परीक्षण आवेश वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, दूर भगाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, दूर भगाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, दूर भगाएगा। इसलिए अगर हम एकल धनावेश की बात करें तो उसमें जो बल रेखाओं की या क्षेत्र रेखाओं की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, वो कैसी है, आवेश से अनंत की तरफ। ठीक, अब अगर मान लीजिए यही परीक्षण आवेश हम यहाँ लेकर के आ जाए, यहाँ पर ये हम ले आए क्यू नॉट को, यहाँ ले आए क्यू नॉट को, या मान लीजिए यहाँ ले आए क्यू नॉट को, तो ये ठहरे निगेटिव और ये सब ठहरे पॉजिटिव। अपोजिट चार्ज हो गए, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो निगेटिव क्या करेगा, इसको अपनी तरफ लाएगा, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ लाएगा, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ लाएगा। तो जब अपनी तरफ लाएगा तो डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, अनंत से कहाँ की ओर, आवेश की ओर। ठीक है, तो पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव के लिए आवेश से अनंत, सिंगल निगेटिव के लिए अनंत से आवेश। ठीक, अब बात करते हैं आगे। अब ये दोनों हो जाए, दोनों हो, तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब मान लें पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, तब क्या होगा, तब क्या होता है, ये पॉजिटिव से चलकर निगेटिव की हो जाते हैं, पॉजिटिव से चलकर निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से चलकर निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से चलकर निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से चलकर मान लीजिए ऐसे गई और ऐसे आ गए, मान लेते हैं ऐसे गई और ऐसे आ गए, मान लेते हैं ऐसे गई और ऐसे आ गए। सॉरी, ठीक, यहां से निकली और घूम के ऐसे आ गए। ऐसे आप बहुत सारी ले सकते हो। कुल मिला के ये है कि जब दोनों होंगे तो इनका डायरेक्शन क्या रहता है, धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। आप और निकाल दीजिए, मान लीजिए और निकली, ये गई ऐसे घूम के, ये आ गई, और निकाल दीजिए, ये गई ऐसे घूम के, ये आ गई। ठीक है, इस तरह बहुत सारी हो सकती है। तो अगर दोनों है तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ठीक, अब बात करते हैं आगे। अब जैसे ध्यान दीजिए, जैसे कुछ बल रेखा हमने ले ली, ये कुछ बल रेखा हमने ले ली। ठीक, एक पॉइंट यहां पर सपोज कर लेते हैं ए है, या चलिए पी मान लीजिए, ये पॉइंट पी मान लिया। एक मिनट, मोटा ज्यादा हो गया।
ये पॉइंट सपोज P है और यहां पर एक पॉइंट है सपोज Q। तो होगा क्या, बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपका प्रबल होगा, जबकि इसकी अपेक्षा बिंदु Q पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आपका दुर्बल होगा। ऐसा क्यों? होता क्या है कि जिस बिंदु पर या जिस स्थान पर बल रेखाएं पास पास होती हैं, आप जरा दोनों में कंपैरिजन कराइए। देखिए यहां पर क्या है, यहां ये दूर दूर हो गई है और यहां पर क्या था, ये पास पास थी। तो जिस बिंदु या जिस स्थान पर बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्रबल होता है। इसके विपरीत जिस बिंदु या जिस स्थान पर बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं, उस स्थान पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो दुर्बल होता है। एक प्रॉपर्टी ये भी होती है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर कि ये एक दूसरे को काटती क्यों नहीं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटते, ठीक है। इधर देखिए होता क्या है, अभी हमने पीछे क्या चर्चा की थी कि यदि वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दे तो स्पर्श रेखा की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करती है, ठीक। अब होता क्या है, एक चीज और होती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की केवल और केवल, या केवल कह लीजिए केवल एक ही दिशा संभव है। वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा संभव है, दो दिशाएं नहीं हो सकती, ठीक है। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखा कोई एक बिंदु, अलग अलग बिंदुओं पर दिशा अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी एक ही बिंदु पर पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट पर दो दिशाएं नहीं हो सकती, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। केवल एक ही दिशा होगी। तो अब जैसे मान लें, चलिए पहले, अच्छा ये दोनों एक दूसरे को काटती नहीं है, लेकिन मान लें कि काटती है, मान लिया जाए कि काटते हैं। एक मान लेते हैं ये है बल रेखा, एक मान लेते हैं ये, दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर काट दिया। अब जहां पर ये काटेंगे तो जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मान लेते हैं वो ये, ठीक है। अच्छा ये जो पॉइंट होगा वो दोनों के लिए कॉमन होगा, इसके लिए भी और इस वाले के लिए भी। मान लेते हैं ये पहली है और ये मान लेते हैं दूसरी है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इन दोनों ने एक दूसरे को यहां पर कट कर दिया तो अच्छा ये पॉइंट इस पर भी मौजूद होगा पहली वाले पर, और यही पॉइंट दूसरी वाली पर भी मौजूद होगा। तो अगर पहली वाले के हिसाब से देखें तो पहली वाली के हिसाब से एक बल रेखा, वो सॉरी एक स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, ये चली गई पहली वाली के हिसाब से, इसको ई फर्स्ट मान लेता है, ठीक है। और यदि हम इसके हिसाब से देखें दूसरी वाली के हिसाब से, ये पॉइंट दूसरी वाली में भी मौजूद है, तो एक स्पर्श रेखा ऐसे भी खींची जा सकती है, इसको हम ई2 मान लें। तो हुआ क्या, अगर इन दोनों ने एक दूसरे को काटा तो एक ही बिंदु पर जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, उसी एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दो दिशाएं हो जाएंगी। क्योंकि अभी आपने क्या समझा था कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दे तो स्पर्श रेखा की दिशा क्या बताती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। तो अब ये दोनों ने अगर एक दूसरे को काटा तो जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा, उस प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। अभी हमने क्या चर्चा की कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी एक ही बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा संभव है, दो दिशाएं नहीं हो सकती। जब दो दिशाएं नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये चीज जो है ये असंभव है, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटेंगी, नहीं काटेंगी। क्लियर? तो इस तरह से हमने क्या चर्चा की, हमने चर्चा की आज वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, उनके क्या गुणधर्म होते हैं। तो वीडियो की सीरीज में आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, ठीक है। तो तब तक आप लोग देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल आरजे केमिस्ट्री कैंपस। धन्यवाद।